हेलो स्टूडेंट, आई होप आप सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चली होगी। इस वीडियो में हम क्लास 5 की एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक समरी देखने वाले हैं। और हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए क्योंकि इसके हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट दिया हुआ है और इतना इम्पॉर्टेंट है कि हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी, थोड़ा फास्ट भी बोलूँगी ताकि कम लेंथ की बने वीडियो। बाकी स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला चैप्टर है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। ठीक है। चींटियाँ जब चलती हैं ज़मीन पे तो एक कुछ ऐसा छोड़ती हैं, वो अपने पीछे हार्मोन रहता है या फिर स्मेल रहता है, वो ऐसा गंध छोड़ती हैं जिससे बाकी की जितनी भी चींटियाँ हैं उनके पीछे पीछे लाइन में जो है चलने लगती हैं। और वो एक फेरोमोन होता है, एक गंध होता है, एक पदार्थ होता है जिससे वो एक दूसरे के पीछे चलती हैं। उसी तरह से जो मेल इंसेक्ट होता है वो अपनी फीमेल इंसेक्ट को उसके स्मेल से पहचान पाता है, उसकी गंध से, उसकी खुशबू से पहचान पाता है। ठीक है। और मच्छर जब हमें लगता है कि मच्छर हमें कैसे ढूंढ के काट लेता है इतनी आसानी से, तो वो भी हमारे शरीर की गंध को बहुत अच्छे से पहचानता है और ख़ास करके हमारे पैरों के तलवे की गर्मी और गंध को बहुत अच्छे से पहचानता है, इसलिए हमें आराम से आके बाइट कर लेता है। ठीक है। रेशम का कीड़ा भी कई किलोमीटर दूर से, नज़दीक से नहीं, कई किलोमीटर दूर से अपनी फीमेल को बड़े आराम से उसके स्मेल से पहचान लेता है। ठीक है। तो इनमें ये प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है। एक कुत्ता दूसरे कुत्ते को जो है उसके मलमूत्र की गंध से पहचान लेता है, जिससे कि वो इलाके भी डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे तुम लोग रहोगे, यहाँ पे हम लोग रहेंगे। वो उनके स्मेल से पहचान लेते हैं। ज़्यादातर पक्षियों की जो आँखें रहती हैं, अगर ये उनका सिर है, ये अगर चोंच है उनकी, तो वो सिर के एकदम इधर होती हैं, इधर। जैसे हमारी आँखें हमारी शक्ल पे एकदम सामने सामने हैं, पर इनकी क्या होती है, एक इस साइड को देखेगी, एक इस साइड को देखेगी, ऐसी होती हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं और वो एक समय पर ही दो अलग अलग चीज़ों को देख सकती हैं। ये भी उनको कुदरती मिला है, कह सकते हैं। और जब ये सामने देखती हैं, जब ये इन आँखों से, दोनों आँखों से अगर ये सामने को देखती हैं तो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर पाती हैं। ठीक है। और यहाँ पे इनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा दूरी हो गई है, भले वो कम दूरी रहती है। जब वो दोनों आंखों से एक ही चीज़ को देखती हैं तब उनको लगता है कि थोड़ी दूर है चीज़, और वो एक ही चीज़ पे तब फोकस कर पाएंगी जब दोनों आंखों से एक चीज़ को देखती हैं, जैसे कि हम कर पाते हैं। पक्षियाँ ज़्यादातर अपनी गर्दन नहीं घुमा पाती, यहाँ मैंने नहीं छोड़ दिया है, गर्दन नहीं घुमा पाती हैं। तो इसलिए उनकी पूरी पुतली, सॉरी मैंने यहाँ गलत बोल दिया, वो अपनी पूरी गर्दन इसलिए घुमाती हैं क्योंकि वो अपनी पुतली नहीं घुमा पाती। जैसे कि हमारी आईलिड होती है, हम इनको चाहे तो इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। जो हमारी ये हमारी पुतली जो होती है, आई बॉल होती है, हम इसको इधर भी कर सकते हैं, इधर भी कर सकते हैं। कई लोग तो ऐसे ऐसे राउंड राउंड कर लेते हैं, पर पक्षियाँ जो हैं वो नहीं कर पाती, इसलिए वो पूरा गर्दन ही घुमाती हैं। इधर करती हैं, कभी इधर करती हैं। ठीक है। पूरा घुमा लेती हैं गर्दन, वो अपना ज़्यादा घुमा लेती हैं। चील, बाज और गिद्ध ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख सकते हैं। इनकी जो देखने की क्षमता है इंसानों से 4 गुना ज़्यादा होती है। फिर जो दिन में जागने वाले जानवर, कुछ जैसे कि जानवरों का भी अपना अलग अलग सेंस होता है। कुछ जानवर दिन में जगते हैं, कुछ रात में जगते हैं। जैसे रात में हमको उल्लू पता है जगता है, तो उनका अपना अपना कलर देखने का एक तरीका होता है। तो दिन में जगने वाले जो जानवर होते हैं वो कुछ कलर तो देख पाते हैं, पर जो रात वाले जानवर है वे केवल ब्लैक एंड वाइट ही देख पाते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो ऊंचाई पर बैठने वाला जानवर जो है, जब कोई मुसीबत देखता है, जैसे बंदर है, उसने अगर शेर को आते देख लिया तो वो क्या करेगा, वो एक खास तरह की आवाज़ निकालेगा जिससे उसके सारे साथी बंदर जो है आगाह हो जाते हैं कि चलो संकेत मिल गया है और ख़तरा आ रहा है, इस टाइप की चीज़ें। तो जानवरों में भी अपने तरह की आवाज़ निकालने की जो है प्रवृत्ति होती है, जिससे कि वो एक दूसरे को बचा पाते हैं। माना ये भी जाता है, साइंटिस्टों का कहना है कि वो एक दूसरे से बातें करते हैं अपनी लैंग्वेज में। ठीक है। पक्षियाँ भी उड़ने वाले दुश्मन तथा चलने वाले दुश्मन के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालती हैं। मान लीजिए कोई छोटी पक्षी है और उड़ के बड़ा बाज आ रहा है उसकी तरफ, तो वो उसके लिए और अपने साथियों को अलग आवाज़ से बताएगी। पर अगर वही छोटी पक्षी कहीं ज़मीन पे है और उसको ज़मीन पे कोई दुश्मन नज़र आए तो उसके लिए कोई और आवाज़ निकालेगी। इस तरह से चीज़ें होती हैं। ठीक है। और मछलियाँ कैसे भापती हैं खतरे को, तो अगर वो भाप ली कि कोई खतरा आ रहा है, कोई बड़ी मछली आ रही है, तो वो तरंग निकालती हैं, वाइब्रेशन निकालती हैं। ठीक है। जानवरों द्वारा जो है अजीबोगरीब हरकतें जो हैं, जैसे तूफान वगैरह आता है, भूकंप आता है, सुनामी वगैरह आती है, कुछ भी ऐसा होता है तो वो अजीब हरकतें करने लगते हैं। जैसे कुत्ते भौंकने लगते हैं या फिर कुछ और जानवर
पानी में अलग पानी वाले जानवर अपनी अलग हलचल पैदा करने लगते हैं। इसी सब रीजन की वजह से देखिए क्या हुआ था 2004 में जब सुनामी आई थी, तो जानवरों की इसी क्वालिटीज़ के कारण कह सकते हैं सुनामी में अंडमानी जो रहते थे, अंडमान निकोबार में रहने वाले अंडमानी जो रहते थे, उन लोगों ने अपनी जान बचाई थी, क्योंकि उन्होंने देखा कि पक्षियों की पौधों जो जानवर थे उनकी हरकतें अचानक से कैसे चेंज हो रही हैं। ठीक है, तो इस चीज़ से उनको लगा था कि हाँ कोई दैवीय ऐसी घटना होने वाली है कि हमें यहाँ से भागना चाहिए, और उन्होंने सुनामी से अपनी जान भी बचाई थी। ठीक है, ऐसे जो हमारी डॉल्फिन मछली होती है वो भी बातें करती है, उसकी भी अपनी भाषा होती है। ठीक, अब हम देखते हैं कि कुछ जानवर हैं जैसे कि उनके सोने का अलग ये टाइम होता है, वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, कुछ बहुत कम सोते हैं। जैसे स्लॉथ एक जानवर होता है जो कि भालू की तरह दिखता है, ये पेड़ पे उल्टा सोता है। ठीक है, पेड़ पे इस तरह से करके लटक के सोता है, भालू जैसा दिखता है और पूरे 17 घंटे सोता है। ठीक है, और ये पेड़ पे जिस पेड़ पे रहता है उसी के पत्ते खाता है, और इसका 40 साल का जो पूरा जीवन है वो 8 ही पेड़ पे निकल जाता है। मतलब कहिए कि जब तक उस पेड़ के पूरे पत्ते ये खा नहीं लेगा तब तक उस पेड़ से उतर के नीचे नहीं जाने वाला ये। ठीक है, इतना आलसी ये होता है कह सकते हैं। तो 40 वर्ष के अपने जीवन में केवल 8 पेड़ ये मतलब 8 पेड़ के पत्ते खा जाता है, उन पे आराम से सोता है और 8 पेड़ ही बदल पाता है, और हफ्ते में एक बार ये शौच के लिए जाता है। ठीक है, स्लॉथ। ऐसे ही हमारा जो गाय है, गाय केवल 4 घंटे सोती है। अजगर जो सांप होता है वो 18-18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे सोता है, और बिल्ली जो है 12 घंटे सोती है। ठीक है, और हम इंसान तो 6-7 घंटे, कुछ लोग उससे भी ज़्यादा। बाघ की जो मूछें होती हैं वो हवा के कंपन भी भांप लेती हैं। बाघ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है क्योंकि उसको अपने शिकार का पता लगाना होता है, और वो अगर कोई पौधा है उसके पत्ते हिल रहे हैं तो वो हवा से हिल रहे हैं कि किसी शिकार से हिल रहे हैं, इस इतने बारीकी का भी बाघ पता कर लेता है कि वो किससे हिल रहे हैं, इतना उसको सेंस होता है। ठीक है, बाघ एक दूसरे को ये भी अपने एक दूसरे की यूरिन की गंध से एक दूसरे को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेते हैं। ठीक है, बाघ की जो स्थिति, बाघ जो है जो आवाज़ निकालता है, जैसे गुर्राता है या फिर दहाड़ता है, तो वो भी सिचुएशन के हिसाब से, बाघ को अगर गुस्सा आया तो वो कुछ अलग ही आवाज़ निकालेगा, शिकार को देखा तो कुछ अलग ही आवाज़ निकालेगा, उसको अपने किसी दोस्त को बुलाना है, किसी और बाघ को बुलाना है तो कुछ अलग ही आवाज़ निकालेगा। ठीक है, पर जब बाघ गुर्राता है तो पूरे 3 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती है। बाघ हवा से शिकार का तथा हाँ यही मैंने अभी बताया था कि शिकार से पत्तों का हिलना और हवा से पत्तों का हिलना, ये दोनों डिफरेंस पता कर लेता है। और इसकी कान बहुत सक्रिय होती हैं। अच्छा, और जो बाघ की जो कान होते हैं वो हर एक डायरेक्शन में बड़े आराम से घूम करके सारी आवाज़ों को पता कर पाते हैं, इकट्ठा कर पाते हैं कि कौन सी साउंड किससे आ रही है, कौन सा शिकार की वजह से पत्ता हिल रहा है या हवा से हिल रहा है। ये सारे डिफरेंस वो इसीलिए पता कर पाता है क्योंकि वो पूरे डायरेक्शन में उसके कान घूम करके आवाज़ इकट्ठा कर पाते हैं। ठीक है, हमारा जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, उत्तराखंड में, ये फैक्ट दिया हुआ है। और जो घाना नेशनल पार्क है ये है राजस्थान के भरतपुर ज़िले में। इसका यहाँ पे मेंशन क्यों है, क्योंकि ये दोनों बाघ के संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, हाथी को उसके दांत के लिए, गेंडे को उसके सींग के लिए, और शेर, मगरमच्छ और सांप को उसके खाल के लिए, और कस्तूरी हिरण को उसकी कस्तूरी यानी खुशबू के लिए शिकारी क्या करते हैं, मार देते हैं, और बहुत ज़्यादा दामों में जो है इन सारी चीज़ों को बेचते हैं। इसी वजह से ये सारे जानवर जो हैं आज बहुत ज़्यादा संकट में है, खतरे में है कह सकते हैं। ठीक है, हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। सेकंड है कहानी सपेरों की। तो एक कालबेलिया प्रजाति जो रहती है, ठीक है, राजस्थान में रहते हैं ये, इनका काम क्या होता है, ये सांपों को पकड़ते हैं, डांस करते हैं, बीन बजाते हैं, ये सब करके वो क्या करते हैं, अपना भरण पोषण कह सकते हैं करते हैं, और मनोरंजन करते हैं लोगों का, और लोग इसके बदले उनको पैसा देते हैं। ये इनकी जीविका भी होती है। यहाँ तक कि गांव वगैरह में अगर कोई सांप किसी बच्चे को या फिर किसी को काट देता है तो लोग इनके पास ले आते हैं, क्योंकि इनके पास इन सारी चीज़ों की जो है कह सकते हैं पूर्वजों के हिसाब से इनके पास नॉलेज है, इनके पूर्वज भी यही काम किया करते थे, इसलिए इनको ये सारी जानकारियाँ है। नाग गुम्फन एक डिज़ाइन होती है जो कि रंगोली में, कढ़ाई में, दीवारों की पेंट पे, मतलब दीवारों पे ऐसे सजाने के लिए उसको बनाई जाती है। कहाँ पे ये पाया जाता है, तो गुजरात के सौराष्ट्र में और साउथ इंडिया में बहुत ज़्यादा ये दक्षिण भारत में प्रयोग में होता है। क्या नाम है डिज़ाइन का, नाग गुम्फन। अच्छे से याद कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनते हैं।
इंडिया में केवल 4 तरह के जो है जहरीले सांपों की प्रजाति पाई जाती है। कौन कौन सी है? नाग है, करैत है, दुबोइया है और अफाई है। ओके, नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, ये 4 प्रजाति जो है सांप की जहरीली होती है। सांप की सारी प्रजातियां जो जहरीली नहीं होती हैं। ठीक है। सांप के काटने पे क्या होता है, इस तरह से कुछ इसके दांत होते हैं। और ये दांत कैसे होते हैं, अगर इसका एक दांत लें तो इसमें ये होल रहता है पाइप की तरह, और इसके जो विष होते हैं इसकी माध्यम से जाते हैं और स्किन में जैसे, और यहाँ से घुस जाते हैं और पूरे शरीर में हमारे क्या हो जाता है, पॉइजन फैल जाता है, इंसान की मौत तक हो जाती है इससे। तो इसका इलाज कैसे किया जाता है? इसके इलाज में सीरम दिया जाता है। ठीक है, सीरम जो कि मेडिकल में मतलब चिकित्सालयों में जो है उपलब्ध रहता है, और वहाँ से सीरम दिया जाता है इनको। अब चैप्टर 3 है चखने से पचने तक। तो इसमें जो है यही है कि डॉक्टर बोमोंट ने जो है फर्स्ट टाइम इंसान का डाइजेशन कैसे होता है, ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन क्या है, कैसे होता है, ये सारी चीज़ों का इन्होंने पता लगाया था डॉक्टर बोमोंट ने। एक मार्टिन नामक जो सैनिक रहता है, उसको गोली लगी रहती है और उसके पेट में बहुत सारे घाव हो गए रहते हैं, तो उसका पेट फट गया रहता है एक तरह से कह सकते हैं। और इलाज करते हुए ये देख पाते हैं कि अंदर का सिस्टम कैसा है, कैसा काम करता है। तो इस वजह से डॉक्टर बोमोंट को पता चला कि अरे अंदर ये सारे मतलब खाना हमारा गलता कैसे है, पचता कैसे है। तो इन्होंने पता लगाया कि जो हमारा पेट का पाचक रस होता है वो असल में एसिड की तरह होता है, इसीलिए वो भोजन को पचा लेता है। तो हम अगर क्वेश्चन बनता है पेट का जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो कैसा होता है उसका माध्यम, तो एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। ठीक है। और आज भारत में सबसे ज़्यादा जो है ज़्यादातर बच्चे कुपोषित हैं, मतलब उनको खाना ढंग से नहीं मिलता है और वो कुपोषित हैं। चैप्टर 4 है खाएं आम 12 महीने। इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है, आंध्र प्रदेश के आत्रेयपुरम में आम के काफ़ी पेड़ लगे होते हैं। वहाँ आम मतलब से मामिडी टांड्रा बनाया जाता है। अब क्वेश्चन क्या बनेगा सीधा सा, मामिडी टांड्रा क्या है? तो ये इसको हम अपने भाषा में आम पापड़ बोलते हैं। ठीक है, मामिडी टांड्रा नाम से लग नहीं रहा आम पापड़ है, पर ये आम पापड़ है। और इसके लिए जो है इसको बनाने के लिए चटाई लगती है, अब कुछ होता है, कैजुरीना लगता है, पेड़ के डंडे लगते हैं, नारियल से बनी रस्सी, गुड़ और चीनी, ये सारी चीज़ें मिला करके जो है आम पापड़ बनाया जाता है। इसको धूप में सुखाया जाता है, बहुत सारे प्रोसेस के थ्रू बनता है। ये आपसे नहीं पूछेगा कि मामिडी टांड्रा क्या होता है, आपको याद रखना है। हो सकता है इसमें बनाने वाली चीज़ें पूछ ले, तो थोड़ा सा आप याद कर लें इसको। आम का पूरे साल चलने वाला रूप क्या होता है, आम को हम किस फॉर्म में रखते हैं? अचार बना के रखते हैं, आम पापड़ बना के रखते हैं, चटनी, टॉफ़ी, रस आदि बना के रखते हैं। आप देखेंगे स्लाइस, माजा, ये सारे आजकल कोल्ड ड्रिंक में। अब चैप्टर 5 है बीज बीज बीज। ठीक है, नेपेंथिस एक पौधा होता है, इस टाइप से कुछ होता है। ठीक है, और ये इसकी पत्ती होती है। ये घड़े नुमा पौधा होता है और इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। खुशबू क्या करती है, कीड़े मकोड़ों को जो है अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, और कीड़े मकोड़े यहाँ जैसे ही जाते हैं इनका ढक्कन हो जाता है बंद और कीड़ा इसमें फंस जाता है और नेपेंथिस जो है इसको खा लेता है। बात हो रही है एक ऐसा पौधा जो कि मतलब खुद खाना नहीं बनाता, वो कीड़े मकोड़ों को खाता है। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि चूहों को, कीड़े मकोड़ों को और सारी चीज़ों को खाते हैं फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, तो नेपेंथिस भी एक उनमें से पौधा है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत में स्पेशली मेघालय में पाया जाता है। लंबा घड़े जैसा दिखने वाला ये पौधा होता है। इसमें पत्ती ढक्कन होती है, पत्ती ही ढक्कन होती है, उस पर गोंद की तरह लगा होता है, ग्लू की तरह, जिस पे कीड़े चिपक जाते हैं तो हट नहीं पाते हैं। ठीक है, इनकी खास खुशबू होती है, कीड़े फंस जाते हैं और फिर वो इनको खा लेता है। अब हम पढ़ते हैं वेलक्रो। आपने देखा होगा, आप जब चप्पल वगैरह पहनते हो उसमें देखते हो ये चिपकाने वाला एक होता है, जो पट्टी रहती है इस पर कुछ डॉट डॉट बना रहता है और इस पर रखोगे तो ऐसे चिपक जाता है। तो उसको क्या है कि वेलक्रो कहा जाता है। क्या था कि 1948 में जॉर्ज मेस्ट्रल जो हैं वो घूमने गए रहते हैं अपने कुत्ते के साथ। तो वहाँ पे क्या होता है, इनको कुछ ऐसे पेड़ में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं, छोटे छोटे बीज गिरे रहते हैं जो इनके कपड़े में अटक जाते हैं। आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि मतलब ऐसे होते हैं कुछ ऐसे, इस पर दाने दाने कांटे की तरह होते हैं, मतलब चुभते नहीं हैं पर चिपक जाते हैं हमारे कपड़े से या फिर पैर वैर में कहीं भी। तो ये चिपक गया इनके कपड़ों में, और ये जब घर आए तो देखते हैं तो ये सोचते हैं क्यों ना मैं ऐसा कुछ बनाऊं कि जो बटन के अलावा कुछ चीज़ों को चिपकाने का काम करेगा। तो इन्होंने फिर बनाया वेलक्रो। तो इनको ये आइडिया बीजों से ही आया था। ये बीज हुक की तरह होते हैं कुछ ऐसे, और वो कपड़ों में चिपक जाते हैं। तो ऐसा हमको देखने को कहाँ मिलता है, हमारे बस्ते में, जूते में, कपड़े में
ये सारी चीज़ें देखने को मिलती होंगी। आप जैकेट वगैरह पहनते होंगे तो उसमें ऐसे रहता है चिपकाने वाला, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेलक्रो। तो वेलक्रो आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। मिर्ची, जो हरी मिर्च होती है, देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो सब इंडिया में ही पैदा होती हैं, वो बाहर से आई हैं, ऐसा बताया गया है बुक में। और मिर्ची कहाँ से आई है, तो ये साउथ अमेरिका से आई गई है। मतलब साउथ अमेरिका में मिर्ची स्वदेशी है, हमारे यहाँ ये बाहर से लाई गई है, ठीक है। और भिंडी, कॉफ़ी ये साउथ अफ्रीका से लाई गई है। गोभी और मटर यूरोप से आया है। और चाय जो है असम में सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होता है। और चीन से जो है अमेरिका जो आया था, सोयाबीन सबसे पहले चीन में होता था। चीन वाले जो है, अमेरिका वाले शायद चीन गए होंगे और वहाँ से सोयाबीन अपने वहाँ ले गए, और उसके बाद से अमेरिका से फिर ये भारत में भी आ गया, ठीक है। तो सोयाबीन इस तरह से इंडिया में आया है। और भारत की जो खुद की, जो कहते हैं ना देसी फसल, वो कौन कौन सी है ये देख लेते हैं। ये सारे के सारे तो विदेशी हैं, कहाँ से आए ये याद रख लीजिएगा। भारत के कौन कौन से हैं, बैंगन, मूली, सेम, करेला, आम, संतरा, बेर, केला, परवल, पालक और टिंडा, मेथी, ये सारे के सारे स्वदेशी हैं, इंडिजिनस है सब। चैप्टर 6 है बूंद बूंद दरिया दरिया। तो क्या होता है कि राजस्थान के जैसलमेर में राजा रहते हैं, राजा घरसी। उन्होंने क्या करवाया रहता है, आज से लगभग 650 साल पहले इन्होंने बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए, बिकॉज एज यू नो राजस्थान बहुत ही सूखा इलाका है, तो वहाँ साल भर पानी की कमी ना हो, इनके लिए इन्होंने बनाया था घड़सीसर। घड़सीसर जो था 9 तालाबों का संगम होता था, जिसमें कि क्या होता था, अगर एक तालाब सूखता था तो दूसरा लोग यूज करने लगते थे, दूसरा सूखता था तो तीसरा, इस तरह से होते होते वो 9 तालाब अगले सीजन तक फिर से एक बारिश से सेकेंड बारिश के सीजन तक ये पूरा लबालब पानी से भरा रहता था। ऐसा इन्होंने सिस्टम करके जो है घड़सीसर बनाया था। तो घड़सीसर जनरली क्या होता है, तो ये 9 तालाबों का संगम है, ठीक है। अलबरूनी जो है एक यात्री थे जो कि उज्बेकिस्तान से आज से 1000 साल पहले इंडिया आए थे, ठीक है। ये बताते हैं कि भारतीयों के अंदर तालाब बनाने की, तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाने की एक बहुत ही अद्भुत जो है कला है इनके अंदर। 1973 में अलबरूनी के जन्म के 1000 साल जब पूरे हो गए थे तो एक टिकट भी जारी किया गया था, ठीक है। अब पानी की कमी वाले जगहों में लोग जोहड़ भी बनवाते थे। जोहड़ मतलब ऐसा होता था कि जिससे कि लोग कुएं व बावड़ी में पानी इकट्ठा करके रखते थे। बावड़ी क्या होता था, एक पहले के लोग पानी को बचाने के लिए, बारिश का पानी संरक्षित करने के लिए बावड़ी बनाते थे। तो आपको बावड़ी याद रखना है कि बावड़ी वो चीज़ होती थी जिसमें पानी रहता था। बावड़ी एक सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होती थी, ऐसे, ये देखिए मैंने इसीलिए बना दिया है, सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होती थी। यहाँ पे लोग आके फिर पानी लेते थे, ये नीचे पानी से भरा रहता था पूरा, इस टाइप से कुछ बावड़ी होती थी, पूरा ऐसे 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 करके सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर, फिर इसके ऊपर ऐसे होता था, ठीक है। पानी को इम्पोर्टेंस तो हमारे संस्कृति में देते ही हैं। और उत्तराखंड में इसीलिए क्या होता है, जो नई दुल्हन आती है वो झरने या तालाब पर अपना माथा टेकती है, सिर झुकाती है, ठीक है। 1986 में जब जोधपुर में पानी की कमी हुई थी तो उसको दूर करने के लिए लोगों ने दोबारा से बावड़ियों को साफ़ करना शुरू किया था, क्योंकि राजा ने उस समय चलाया था और अब बावड़ियों का यूज कोई करता नहीं था। इसलिए दोबारा से जब पानी की कमी हुई तो लोगों ने दोबारा से बावड़ियों को साफ़ किया, उनको यूज करना शुरू किया था, ठीक है। पानी इतना ज़्यादा सूख क्यों जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्राउंड वाटर का जो भूजल होता है जिसको कहते हैं, उसका इतना ज़्यादा लोग यूज करते हैं कि अंदर का पानी ही ख़त्म हो जाता है। और सारे तालाबों को लोगों ने भर दिया है किसी न किसी काम से। फिर पेड़ों को सीमेंटेड कर दिया है, क्योंकि पेड़ के साइड में लोग सीमेंटेड कर देते हैं। खुली मिट्टी नहीं छोड़ी जाती है, जिससे वो पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है और ग्राउंड वाटर का लेवल बढ़ नहीं पाता है, ठीक है, जिस वजह से जो है पानी सूख जाती है। राजस्थान के एक दड़की माई, इन्होंने क्या किया था, क्योंकि इन्होंने देखा कि पानी की बहुत कमी हो रही है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो है औरतों और बच्चियों को होता है, दूर दूर तक पानी लाने जाना पड़ता है। तो दड़की माई ने तरुण भारत संघ नाम के एक संस्थान का हेल्प लिया और मिल करके इन्होंने तालाब बनवाया ताकि लोगों की पानी की समस्या सॉल्व हो जाए। चैप्टर 7 है पानी का प्रयोग। आप इतना तो जानते होंगे कि जो सागर होता है हमारा वो खारा होता है। अब आप ये सोचिए, ऐसा खारा सागर हो जिसमें इतना नमक हो कि आप उस पर लेट जाएं, ऐसा ही कुछ है डेड सी के साथ। तो मृत सागर जो होता है ये दुनिया का सबसे नमकीन सागर है, सबसे खारा सागर कह सकते हैं।
इतना है कि इसके 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। ठीक है, आप इस पर आराम से लेट के तैर सकते हैं, ऐसा होता है। तो डेड सी है इसका नाम, इसको याद रखना है आपको। दांडी यात्रा वो थी कि जिसमें गांधी जी ने जो है नमक कानून को तोड़ने के लिए अहमदाबाद से दांडी तक जो है समुद्र तट पर एक लंबी यात्रा की थी लोगों के साथ, ताकि अंग्रेजों द्वारा जो बनाया गया नमक कानून था, अंग्रेज नमक पे जो है बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे और किसी को बनाने की इजाज़त नहीं थी उनके अलावा। तो ये चीज़ को इन्होंने तोड़ा था, 1930 में दांडी यात्रा की थी। चैप्टर 8 है मच्छरों की दावत। अब देखिए मलेरिया जो है किसके द्वारा फैलता है, मच्छरों से फैलता है। अब मलेरिया हमको हुआ है कैसे पता चलेगा, ब्लड टेस्ट कराकर। ठीक है, ये बताता है ये मलेरिया किसके द्वारा होता है। तो मच्छरों में भी कई मच्छर होते हैं, तो एनाफिलीज मच्छर जो होती है उसमें भी फीमेल के द्वारा, मादा मच्छर के द्वारा जो है एनाफिलीज होता है। अब एनाफिलीज जो मलेरिया होती है उसकी दवाई आजकल तो मतलब मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो गई है। पहले के लोग क्या करते थे, जो सिनकोना पेड़ की छाल होती थी उसी से मलेरिया की दवाई बनाई जाती थी, लोग उबाल करके पी लेते थे। आजकल भी इसी से बनती है, बट वो टैबलेट के फॉर्म में होती है। ठीक है, अब एनीमिया क्या होती है, तो एनीमिया होती है खून में जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हीम तत्व यानी कि आयरन, Fe जो आयरन होता है वो हमारे जब ब्लड में कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, इसको बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है, आप गुड़ ले सकते हैं, आंवला खा सकते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा सकते हैं, आयरन युक्त भोजन कर सकते हैं। ठीक है, एनीमिया का बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि वो बढ़ती एज में होते हैं, उनका ग्रोथ सही से नहीं हो पाता है, उनमें एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है, फुर्ती की बहुत ज़्यादा कमी होने लगती है। ठीक है, दिल्ली के स्कूलों में एनीमिया की इतनी ज़्यादा कमी होनी थी, मतलब उस वक्त इतनी ज़्यादा केस आने लगे थे, तो बच्चों के लिए हेल्थ कार्ड बनवाया जाने लगा था कि आपको टीचर्स को पता हो कि इस बच्चे को ये प्रॉब्लम है और इस हिसाब से उसके लिए फिर इलाज किया जा सकता है। एनीमिया में बच्चों को आयरन की गोली स्कूल में ऐसे बंटवाई जाती थी, दी जाती थी बच्चों को। अब मच्छर से मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया ये सारी बीमारियां होती हैं। अब मच्छर जो होते हैं ये पानी में अंडे देते हैं, ये चीज़ आपको याद रखने लायक है, ये आप याद रखें। और जो मच्छर के लार्वा होते हैं, अंडे के बाद जो एक स्टेज आता है वो लार्वा का होता है, वो मच्छर की तरह दिखने में बिल्कुल नहीं होते हैं, इसलिए पहचानना मुश्किल होता है कि ये मच्छर का लार्वा है, और ये पानी में पाए जाते हैं। इसलिए अपने आसपास जो है पानी इकट्ठा ना होने दें, ये चीज़ सलाह दी जाती है। मच्छर का तो हमने देख लिया। मक्खियों से कौन कौन सी बीमारियाँ होती है, तो मक्खी से पेट की बीमारी होती है, हैजा आप जानते ही हैं, तो मक्खियों से पेट की बीमारी होती है। मलेरिया मच्छर से होता है तथा उसका पता कौन लगाया था, ये थे रोनाल्ड रॉस। तो मच्छर से मलेरिया फैलता है, इसकी जांच, इसके बारे में खोज करता है इसके जो है रोनाल्ड रॉस हैं, और इसके लिए इन्हें जो है 1902 में नोबेल पुरस्कार भी चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। ठीक, चैप्टर 9 है कमर सीधी ऊपर चढ़ो। तो ये है एक माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली माउंट एवरेस्ट की कहानी है, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वालों की कहानी है। इसमें ये इस चैप्टर में ये बताया गया है। हम बछेंद्री पाल को जानते हैं, जो भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी, और उनके जो कोच थे वो ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, तो ये पहाड़ों पे जब हम चढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है रॉक क्लाइंबिंग। ठीक है, और जब पर्वत से आप नीचे उतरते हो उसको बोलते हैं रैपलिंग, ये टर्म याद कर लीजिएगा। ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग तो मतलब एकदम हिंदी है इसकी, पर रैपलिंग थोड़ा सा अलग है, जो कि पर्वत से वापस उतरने को हम बोलते हैं। बछेंद्री पाल ने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से जो है ये ट्रेनिंग ली थी पर्वत पे चढ़ने की, और 1984 में इनको चूज किया गया कि ये अब माउंट एवरेस्ट पे चढ़ेंगी, और इनके कोच ये थे। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसका नेपाली नाम है सागरमाथा। नेपाल में, क्योंकि नेपाल में स्थित है माउंट एवरेस्ट, और इसका जो नाम है वो है, नेपाल के लोग इसको सागरमाथा बोलते हैं। ठीक, चैप्टर 10 है बोलती इमारतें। बोलती इमारतें जो है, गोलकुंडा जो जगह है, बीजापुर गोलकुंडा, ये यहाँ पे एक ज़माने में जो कह सकते हैं 1200-1300 के ज़माने में बहुत बड़ी बड़ी किले बनाए गए थे, महल बनाए गए थे राजाओं के द्वारा, जो वहाँ पे शासन करता था। तो जो वहाँ का किला है उसमें बुर्ज बहुत ज़्यादा हैं, मतलब इसमें 87 बुर्ज हैं। बुर्ज क्या होते हैं, तो बुर्ज इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि किले की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, और इसमें बहुत मोटी दीवार होती है, पत्थरों की दीवारें होती हैं, लंबी चौड़ी गेट होती है जो कि किले की सुरक्षा करते हैं। ये किला कब बना था, गोलकुंडा का जो किला है
ये सन 1200 में बना था। ठीक है, इसमें ये बताया है कि ये तो हम जानते ही हैं कि हमारा सूरज जो है पूर्व में उगता है, पश्चिम में डूबता है। हिंदी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, वैसे पेपर बाइलिंगुअल होगा। इस किले के बाहर औरंगजेब ने जो है पूरे 8 महीने तक युद्ध करने के लिए इंतज़ार किया था। किले में घुसने की बहुत ज़्यादा कोशिश की थी, पर पूरे 8 महीनों में इनकी कोशिश नाकामयाब रही थी। ठीक है, फतेह दरवाजे में जो है खड़े होकर, इस किले के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब शाही दरवाज़ा, शाही हरम, बहुत सारे कक्ष होते हैं। छोटा सा किला नहीं होता, बहुत बड़ा होता है। एक पूरा का पूरा शहर आ जाएगा, इतना बड़ा होता है। किले में बहुत सारे दरवाजे होते हैं, उनमें से और बहुत सारे कक्ष होते हैं। तो उसमें से एक था फतेह दरवाज़ा। कुछ ऐसा बनाया गया था ये किला कि अगर फतेह दरवाजे में आप खड़े होकर कुछ बोलोगे तो सीधे आवाज़ राजा के महल तक आएगी। ठीक है, ऐसा सिस्टम था इसमें। अगला चैप्टर देखते हैं, चैप्टर 11, सुनीता अंतरिक्ष में। ये बात हो रही है सुनीता विलियम की, जो कि पहली महिला है जो कि सबसे ज़्यादा समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली पहली महिला है। ठीक है, तो 2006 में ये अंतरिक्ष में गई थी, पूरे 6 महीने वहाँ रुकी थी। और वहाँ पे ये इसमें बताया गया कि वहाँ पे ग्रेविटी 0 होती है, इस वजह से चीज़ें सब हवा में उड़ती रहती हैं। 1969 में जो है सबसे पहली बार 1969 में चाँद पर उतरने वाले सबसे पहले इंसान कौन थे? चाँद पर पहुँचने वाले नील आर्मस्ट्रांग थे। ठीक है, ये फैक्ट सबको मालूम ही होगा। और ये सुनीता विलियम सबसे लंबे टाइम तक रहने वाली महिला है। चैप्टर 12 है ख़त्म हो जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा फैक्ट है कि अडालज की जो बावड़ी है ये अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे। मशीनें डालकर ज़मीन से निकाली गई जो तेल होती है, ये जो हमारा जो पेट्रोल, एलपीजी, फिर और भी बहुत सारी जो चीज़ होती हैं, ग्रीस, मोम, कोलतार, ये सारी चीज़ें कहाँ से प्राप्त की जाती हैं? तो पहले तो ये सारा का सारा खनन होता है, ज़मीन से बहुत ज़्यादा चीज़ें एक ही साथ निकलती हैं, फिर उनको शुद्धिकरण किया जाता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें अलग अलग सेपरेट हो पाती हैं। ये बताया गया इसमें। हमारे देश के 2/3 लोग जो हैं आज लकड़ी का इस्तेमाल करके खाना पकाते हैं आज भी। पर ये है कि 1976 से अगर 1996 का डेटा देखें आप, तो जो है धीरे धीरे पेट्रोल का, एलपीजी का प्रयोग, मतलब एलपीजी का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ा है। गैस पे खाना बनाने की जो आदत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ी है। लकड़ी धीरे धीरे प्रयोग में कम होने लगा है, पर आज भी है। चैप्टर 13 है बसेरा ऊंचाई पर। तो इसमें बात की गई है लद्दाख की। लद्दाख हम जानते हैं बहुत ठंडा प्रदेश है, और लद्दाख का जो लेह है इसको बोलते हैं हम ठंडा रेगिस्तान, सूखा और ठंडा रेगिस्तान। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पे जूले का मतलब होता है स्वागत, कोई आता है तो जूले बोलते हैं, मतलब स्वागत। यहाँ पर जो घर होते हैं वो पत्थरों के होते हैं और उनके ऊपर मिट्टी और चूने से जो है लिपाई की जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो सबसे ऊंची, मतलब यहाँ पे जगह है जहाँ पे लोग घर बनाए हैं, वहाँ पर भी है चीज़ें। तो चांगथांग जो है एक जगह है जो कि 5000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, चांगथांग। ठीक है, और जनजाति रहती है जिसका नाम चांगपा। ठीक है, चांगपा चांगपा जनजाति है जो कि यहाँ रहती है। ये लोग क्या करते हैं? ये लोग घुमंतू लोग होते हैं और 5-6 हज़ार की संख्या में ये लोग होते हैं, और इनका काम होता है भेड़ बकरियों को अपने साथ रखना, उनको चराते हैं ये, उनको वहाँ पे लेके। और घुमंतू का मतलब है कि जहाँ पे इनको लगा कि हाँ हमारे रहने लायक अनुकूल जगह है, वहाँ पे ये रुक जाते हैं। और इनमें अगर आप देखोगे कि इसमें रईसी कैसे देखी जाती है, कौन अमीर है, तो जिसके पास सबसे ज़्यादा भेड़ बकरियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा अमीर है इनके केस में। चांगपा जो है खास तरह की बकरियाँ पालते हैं जो कि अपने बालों के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि उससे पश्मीना ऊन बनाई जाती है, और पश्मीना ऊन बहुत ज़्यादा कीमती होती है। और ये जो बकरी, हम कह सकते हैं जो बकरियाँ वगैरह हैं, जितनी ज़्यादा ठंड और ऊंचाई पे रहती हैं उनके जो बाल होंगे वो और भी ज़्यादा नरम होते हैं। ठीक है, ऐसा इनमें होता है। तो चांगपा जो है और भी जानवर रखते हैं, जैसे घोड़े, याक, ये भी रखते हैं ये। और ये अपने साथ जो है सारा सामान बांध के चलते हैं, घुमंतू हैं तो। और इनके जो टेंट होते हैं उनको रेबो बोलते हैं। ठीक है, रेबो। और याक के बालों से ये लोग मजबूत और गर्म पट्टियाँ बनाते हैं। ठीक है, जो पहाड़ी बकरियाँ होती हैं उनकी जो खास नस्ल जो होती है 5000 मीटर की ऊंचाई पे रहती है, और वहाँ पे -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, सोचिए। और इनके बाल सर्दी में आते हैं और गर्मी में झड़ जाते हैं।
और काफ़ी बारीक होते हैं, इतने बारीक कि हमारे 6 बाल मिला करके इनके 1 बाल तैयार होंगे, इतने बारीक होते हैं। ये मशीनों से नहीं बुन सकते क्योंकि बहुत महीन है, इसलिए इनकी बुनाई जो है हाथों द्वारा की जाती है। और एक सिंपल सा पश्मीना शॉल बनाने में 250 घंटे लग जाते हैं अगर एक बुनकर अकेला बनाता है तो, ठीक है। और पश्मीना शॉल जो है इसलिए फेमस है यहाँ पे। पश्मीना शॉल इसका जो एक शॉल होता है वो 6 स्वेटर के बराबर की गर्मी देता है। ऑब्वियस सी बात है, जब -40 डिग्री सेंटीग्रेड में अगर वो बकरी रह सकती है उस बाल के सहारे तो, ठीक है। तो चांगपा जो है ये लद्दाख में रहते हैं, चांगपा जनजाति। और एक बकरवाल जनजाति जो होती है ये जम्मू कश्मीर श्रीनगर के साइड पाए जाते हैं, ठीक है। लेह से श्रीनगर वापस आने में कारगिल से होके आना पड़ता है। और श्रीनगर में जो है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि पत्थरों के घर हैं, ऐसी चीज़ें हैं। श्रीनगर में हमको हाउस बोट देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है, पानी में बोट बनाया होता है ऐसे लोगों ने, और वो एकदम घर की तरह होता है बिल्कुल, ठीक है। 80 फुट लंबे घर बनाए जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे ऊंचे घर बनाए जाते हैं, ठीक है। और डल झील में बहुत ज़्यादा ये सब देखने को मिलता है, डल झील, झेलम नदी में ये सब देखने को मिलता है। और कश्मीरी लोग रोटी घर में नहीं बनाते हैं, ये बेकरी की दुकान से लेके आते हैं, ठीक है। और अगर एक साथ ऐसे बोट जाती हैं नदियों में ऐसे, तो उनको बोला जाता है डोंगा, ठीक है। ये अजीब अजीब से नाम है पर इनको याद रखना होगा आपको। इनको बोलते हैं डोंगा, जिसमें अलग अलग कमरे होते हैं, अच्छा खासा, जैसे हमारा पूरा एक मकान है वैसा मकान होता है। इनकी छतों पर लकड़ी की सुंदर नक्काशी होती है, जिनको बोला जाता है खत्म बंद, ठीक है। खत्म बंद बोला जाता है, जो देखने में जिक्सा पजल जैसा होता है, ठीक। और जब अगर ये तो नाव की बात हो गई, मतलब पानी में देखने वाली चीज़ हो गई। अगर पत्थरों के घर देखेंगे तो उनकी छतें ढलवा होती हैं, ठीक है, छतें ढलवा होती हैं। और इनकी जो खिड़कियाँ होती हैं यहाँ पे जालीदार खिड़कियाँ पाई जाती हैं, जिनको डब बोला जाता है। इस तरह की कुछ जालीदार खिड़कियाँ होती हैं जिनको डब बोला जाता है। और घर के दरवाजे जो हैं खिड़कियों पे मेहराब बने होते हैं, ठीक है। तो ये कश्मीर के घरों की खासियत थी। चैप्टर 14 है जब धरती कांपी। तो गुजरात, ये मतलब बात होती है इसमें भूकंप के बारे में बताया गया है। और गुजरात अहमदाबाद में 26 जनवरी 2001 में बहुत भयानक भूकंप आया था। और सबसे ज़्यादा क्षतिग्रस्त जो इलाका था वो था भुज शहर बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुआ था, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स वगैरह गिरी थी इसमें। चैप्टर 15 है उसी से ठंडा उसी से गर्म। इसमें कुछ खास नहीं था। ये है कि दिल की धड़कन का पता कैसे करते हैं, तो स्टेथोस्कोप से, ठीक है। चैप्टर 16 है कौन करेगा। इसमें भी कुछ खास नहीं था। ये है कि भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है मध्य प्रदेश के महू में हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, ये याद रखना है। गोरेगांव कहाँ पे है, तो महाराष्ट्र। भीमराव अम्बेडकर एक बार यहाँ पे घूमने गए होते हैं, इसके बारे में स्टोरी इसमें बताई है, ठीक है। अनटचेबिलिटी की बात की गई यहाँ पे। चैप्टर 70 है फांद लिया दीवार, हम फांद दी दीवार। मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन, यहाँ पे लड़कियों की टीम है बास्केटबॉल की, क्योंकि उस ज़माने में लड़कियाँ खेलने नहीं जाती थी। और यहाँ पे ये सारी दिया हुआ है कि उनकी कैसी संघर्ष की जर्नी रही है, कैसे उन्होंने आज जो है इंटरनेशनल लेवल पे अपना मुकाम बना लिया है। और बहुत ही सारे खिलाड़ियों को यहाँ इस इंस्टीट्यूट से जो है अर्जुन पुरस्कार भी मिले हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। चैप्टर 18 है जाएँ तो जाए कहाँ। इसमें कुछ खास नहीं था। चैप्टर 19 था किसानों की कहानी बीज की जुबानी। इसमें यह है कि बीज को लोग किसान कैसे सुरक्षित रखते थे। तो एक लकड़ी का बक्सा लेते थे ये लोग और नीम की पत्तियों के बीच में बीज को रखते थे ताकि वो सेफ रहे। और एक तरह का खाना ये लोग बनाते थे खेतों में बैठ के ही, कोयले पे मटके, मतलब कोयले का रहता था वो, जैसे आग जैसे चूल्हे पे रखते हैं हम, और मटके को उल्टा करके उसको बांध दिया जाता था, उसमें कुछ पकाने के लिए रखते थे। तो मटके को उल्टा करके पकाते थे ये लोग सब्जी, उसको बोला जाता था उधियू। तो याद रखना उधियू क्या होता है, तो मटके को उल्टा करके पकाई गई जो सब्जी होती है उसको उधियू बोलते हैं। और गुजराती में इसका मतलब होता है उल्टा, है ना। 1997 से 2005 तक के बीच में अगर हम देखें तो किसानों ने अपनी फसल में प्रॉब्लम की वजह से, फिर कर्जे में डूबे हुए किसानों ने, लगभग 1.5 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, ये डेटा है। कितनों की तो अभी काउंटिंग ही नहीं होगी, इतने लोग मर गए हैं कि मतलब फसल अच्छी नहीं होती है और ये लोग लोन लेते हैं, लोन चुका नहीं पाते हैं, फिर साहूकार से भी बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। तो इस चीज़ों में एक पौधा होता है क्रोटोन, तो वो उसकी जड़ें ज़्यादा नीचे नहीं जा पाती हैं। तो क्या होता है जब उसके पत्ते सूखने लगते हैं
तब पता चलता है कि हाँ भाई पानी को पौधे को जो है पानी की ज़रूरत है, तब इसमें पानी डाली जाती है, क्रोटोन। ठीक है। बाजरे को जो बाली से अलग करने के मतलब बाल है उससे बाजरा अलग करने के लिए थ्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। थ्रेशर इज ए मशीन। चैप्टर 20 है किसके जंगल। तो यहाँ बात हो रही है आदिवासियों की, जो लोग जंगल में रहने वाले होते हैं। झारखंड में एक भाषा है कुडुक। ठीक है। और कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। ये लोग जंगल को तोरांग बोलते हैं। ठीक है। जंगल अधिकार कानून बोलता है, 2007 का ये कानून है, ये बोलता है कि आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है ये कानून। और ये बताता है कि जो लोग 25 साल से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उन्हें जंगल के ऊपर और उसकी पैदावार के ऊपर पूरा हक है, उन्हें जंगल से नहीं हटाया जा सकता। और अगर जंगल का कोई भी काम है, जंगल की बचाने से काम या फिर उनकी वहाँ की कोई भी काम है, तो वो इनकी ग्राम सभा ही करेगी। ठीक है। उसमें बाहरी अथॉरिटी बिल्कुल हाथ नहीं लगाएगी, है ना। मिजोरम में झूम खेती होती है। ठीक। और इसका मुख्य फसल यहाँ पे झूम खेती होती है। और क्या करते हैं ये लोग, एक ही खेत में एक ही फसल में कई सारी फसलें लगाते हैं, पर इनका जो मुख्य फसल होता है मिजोरम में वो चावल होता है। अब हम जान लेते हैं झूम खेती के बारे में। तो झूम खेती में क्या होता है, मान लीजिए एक फसल लगाए हैं इन लोगों ने, और फसल जब कट गई तो कटने के बाद ज़मीन में खेती नहीं करते हैं ये लोग। ठीक है। कुछ साल फिर इसमें जैसे कि मान लीजिए इसमें खेती नहीं की इन लोगों ने, मान लीजिए 3-4 साल तक छोड़ दिया इसको। फिर इसमें मान लीजिए कोई फसल उग गई, बांस वांस उग गई, तो उसको भी उखाड़ेंगे नहीं, इसको काट के बस गिरा देते हैं और फिर जला देते हैं, ताकि जब वो राख बन जाती है तो उसको एज अ फर्टिलाइज़र यूज करते हैं। राख जो है खाद की तरह यूज करते हैं। और ज़मीन को जोतते भी नहीं हैं ये लोग बस थोड़ा बहुत मिला इला के ऐसे ज़मीन मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हिला के बस इसमें बीज को छिड़क देते हैं। इस तरह से होती है झूम खेती। ठीक है। ज़मीन को जोता नहीं जाता है इसमें। अच्छा, टीन जो एक वर्ड इसमें यूज हुआ था, ये इसमें बोलता है कि एक टीन ज़मीन मुझे चाहिए, ऐसे बोला गया है। तो एक टीन का मतलब है कि एक टीन बीज, ये मापक है इनका, अपना मापक है। तो एक टीन बीज जितनी ज़मीन में बोई गई है उस ज़मीन को जो है एक टीन ज़मीन बोला जाता है ना। ठीक है। चैप्टर 21 है कि किसकी झलक किसकी छाप। तो इसमें बताया क्या है कि हम क्या होता है कि हमें कोई बोलता है कि तुम तो अपने मम्मी की तरह दिखते हो, तो अपने पापा की तरह दिखते हो। इसमें ये बताया गया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है लक्षणों का बच्चों में, फिर उस पीढ़ी से अगले पीढ़ी में जाना, ये सारी चीज़ें हम किस में देखते हैं, अनुवांशिकी में, हेरिडिटी में। ठीक है। और हेरिडिटी जो है हेरिडिटी के बारे में, अनुवांशिकी के बारे में ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था सबसे पहली बार, और इनको इनका जनक भी बोला जाता है। 1822 में ऑस्ट्रिया में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे क्योंकि फैक्ट दिया हुआ है। और इन्होंने लगभग 28,000 पौधों पर रिसर्च किया था। 7 साल तक इन्होंने 28,000 पौधों पर रिसर्च किया था। और इनका जो हिट रिसर्च कह सकते हैं कि जो कि सक्सेसफुल रिसर्च था, वो था मटर के पौधे पर रिसर्च, जिससे इन्होंने पता किया था कि क्यों कोई मटर का पौधा जो है, क्योंकि मटर जो कोई है पीला है, सूखा हुआ है, या कोई ताज़ा है, हरा है, कैसे पता किया था, ये सारी चीज़ें इसमें। पोलियो जो है अनुवांशिक बीमारी नहीं है, मतलब ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं जाती है। अगर किसी बच्चे को है, अगर किसी माँ बाप को है तो उसके बच्चों को नहीं होगा, ये बीमारी है पोलियो। पोलियो जो है अनुवांशिकी नहीं है। चैप्टर 22 है फिर चला काफिला। तो उसमें बस एक ही फैक्ट था बस इसे, कि पूरन पोली जो है चने दाल की मीठी रोटी होती है। तो यस, यहाँ पे हमने पूरा कंप्लीट कर लिया